हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 5 का वीडियो नंबर 10। तो बेटे ये पांचवी यूनिट का 10वां वीडियो है। और इससे पहले 9 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 5 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो के एम डी सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है गैसों का अणुगति सिद्धांत, या फिर आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो आज हमें गैसों के अणुगति सिद्धांत के बारे में डिटेल में पढ़ना है। वैसे तो मैंने ठोस, द्रव और गैस तीनों के अणुगति सिद्धांत को आपको पहले भी पढ़ाया है इसी यूनिट में, पर आज हम गैसों के अणुगति सिद्धांत को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर, ये जो गैसों का अणुगति सिद्धांत है या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, ये किस आधार पर बनाई गई है? तो बेटे इसका आधार है गैसीय नियम। हमने बायल का नियम पढ़ा, चार्ल्स का नियम पढ़ा, ठीक है, और ग्राहम का नियम पढ़ा, डाल्टन का नियम पढ़ा, आवोगाद्रो का नियम पढ़ा। इसके अलावा भी हमने गैस के कुछ नियम और पढ़े, और उन सभी नियमों से हमें गैस के कुछ गुणों का पता चला, और उन गैस नियमों से पता चलने वाले गैस के गुणों के आधार पर ही गैसों का अणुगति सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि गैसों का अणुगति सिद्धांत जो है वो किस आधार पर बनाया गया है। वो बनाया गया है गैसीय नियमों के आधार पर। ध्यान रखोगे। दूसरी बात, किन किन वैज्ञानिकों ने अणुगति सिद्धांत को बनाने में मुख्य कार्य किया है? तो वैज्ञानिकों में आप ध्यान रखोगे क्लॉसियस और मैक्सवेल। तो क्लॉसियस और मैक्सवेल ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है गैसों के अणुगति सिद्धांत को प्रस्तुत करने में। ठीक है। तो गैसों के अणुगति सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, क्या क्या बातें इसमें बताई गई, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली बात क्या बताई गई? सबसे पहली बात बताई गई कि गैसें सूक्ष्म कणों जैसे अणु या परमाणु से बनी होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात हमें बताई कि कोई भी गैस है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, मान लो आपके पास कोई भी गैस है, तो गैस किन कणों से मिलकर बनी होती है? गैस में अणु हो सकते हैं। ठीक है। गैस में अणु हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ आपको कि ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस में अणु कौन से होंगे? O2। हाइड्रोजन गैस है तो उसमें अणु क्या होंगे? H2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो उसमें अणु क्या होंगे? CO2। तो इसका मतलब गैस जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, उन छोटे छोटे कणों को हम अणु कह सकते हैं, वे अणु हो सकते हैं। और अणु के साथ साथ परमाणु भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? परमाणु। जैसे आपको पता है, यदि हम अक्रिय गैसों की बात करें तो अक्रिय गैसों में क्या है? हीलियम। तो He2 तो हम नहीं लिखेंगे। हीलियम का परमाणु He होता है और इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए इसे किसी सॉरी, इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ठीक है। अक्रिय गैस का जो सबसे पहला तत्व है हीलियम, इसकी बाहरी कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। और जब एक कक्षा है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो किसी दूसरे परमाणु के साथ इसे बंध बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह परमाणु के रूप में ही पाई जाने वाली गैस है। इसी तरीके से नियॉन, कोई सी भी आप अक्रिय गैस को लोगे तो वे सभी अक्रिय गैस केवल परमाणुओं के रूप में पाई जाती हैं। तो यहाँ से आपको एक बात ये समझनी है
कि गैसें छोटे छोटे कणों से बनी होती हैं, और वे छोटे छोटे कण, सूक्ष्म कण का मतलब छोटे छोटे कण, बहुत छोटे कण, उन छोटे कणों को हम क्या कहते हैं? अणु या परमाणु। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह है। दूसरी बात, गैस के कुल आयतन की तुलना में गैस के अणुओं का आयतन नगण्य होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, कि गैस का जो पूरा आयतन होता है ना, उसकी तुलना में यदि हम गैस के अणुओं के आयतन को देखें तो गैस के अणुओं का आयतन क्या होता है? नगण्य, यानी ना के बराबर। इसका मतलब क्या है? देखो मैं समझा रहा हूं, यही समझाते हैं। मान लो आपके पास एक इस तरह का गैस का सिलेंडर है। ये हमारे पास है गैस का एक सिलेंडर। ये हमने गैस का एक सिलेंडर बना लिया, और गैस के इस सिलेंडर में यहाँ तक हमने गैस भर रखी है। तो ये सारे क्या होंगे? गैस के अणु होंगे। ये सारे गैस के अणु या परमाणु हैं, कुछ भी कह दो आप। ठीक है, ये सारे गैस के अणु हैं। अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यदि हम पूरी गैस का आयतन देखें, पूरी गैस का आयतन, तो मैं कहूँगा, यहाँ लिखता हूँ, चलो, गैस, ध्यान से समझना थोड़ा, गैस का आयतन। यदि आप गैस का आयतन देखते हो तो गैस का आयतन तो पूरे बर्तन का आयतन है। भाई इस बर्तन में ये गैस भरी हुई है, तो गैस का आयतन उतना ही होगा जितना इस पूरे बर्तन का आयतन है। तो मैं लिखूंगा, हाँ, कि इसका आयतन कितना होगा? बर्तन, बर्तन का मतलब सिलेंडर है, बर्तन का आयतन। तो गैस तो उतनी जगह घेरेगी जितनी जगह उसे बर्तन के अंदर यानी सिलेंडर के अंदर मिलेगी। पर वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये जो जितने भी इसके अणु हैं, यदि इन अणुओं को हम इकट्ठा कर लें सारों को एक जगह, तो जब वैज्ञानिकों ने इन अणुओं को एक जगह इकट्ठा करा तो क्या हुआ? देखो, इन अणुओं को एक जगह इकट्ठा करने पे क्या हुआ कि ये सारे अणु जो है ना, एक कोने में इकट्ठे हो जाएंगे इतनी सी जगह में, इससे भी कम जगह में, जितनी मैं यहाँ बना रहा हूँ ना जगह, ये जितनी जगह में मैंने कलर करा है, इससे भी कम जगह में ये सारे अणु इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब कहने की बात यह है कि गैस का जो आयतन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और यदि गैस के अणुओं को आप एक कोने में बर्तन में इकट्ठा कर दोगे ना, तो वे इतनी कम जगह में इकट्ठे हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि ना के बराबर जगह उन्होंने घेरी है। ठीक है, मतलब कहने की बात यह है कि यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, गैस के कुल आयतन की तुलना में, कुल आयतन तो पूरे बर्तन का आयतन है, कुल आयतन की तुलना में गैस के अणुओं का आयतन नगण्य होता है। यानी गैस के अणु तो कुछ भी जगह नहीं घेरते। यदि आप इन सारे अणुओं को एक कोने में इकट्ठा कर दोगे, तो कोने में जो इनका अणुओं अणुओं की बात कर रहा सिर्फ मैं, पार्टिकल्स की, इन्हें जब आप एक कोने में इकट्ठा कर दोगे तो इनका जो कुल आयतन आएगा वो ना के बराबर आएगा, लगभग 0। तो गैस के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है इनका आयतन। भाई गैस तो पूरे बर्तन का आयतन घेर रही थी, क्या इन अणुओं ने भी पूरे बर्तन का आयतन घेरा है? या बर्तन से आधा आयतन घेरा है, या बर्तन का चौथाई आयतन घेरा है, या बर्तन का 1/10वां आयतन घेरा है? नहीं, बहुत ही कम, ना के बराबर इन्होंने जगह घेरी है। ठीक है, तो ये है इसका मतलब। अब देखो, चलो अगली बात करते हैं। समझ में आए ना आपके? 2 पॉइंट हमने समझ लिए। हमने समझा है गैस के कुल आयतन की तुलना में गैस के अणुओं का आयतन नगण्य होता है। अब करेंगे हम तीसरी बात। गैस के अणु गति करते हुए आपस में व बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। भाई गैस के अणु क्या करते हैं? जब गति करेंगे तो आपस में भी टकराएंगे और बर्तन की दीवारों पर भी टकराएंगे, अतः उनकी गति की दिशा बदलती रहती है। देखो इसका क्या मतलब है? मतलब यदि आपने एक बर्तन लिया है, यानी एक सिलेंडर लिया है, और इस सिलेंडर में आपने भर ली है गैस, आपने इसमें गैस भर रखी है, तो इसमें गैस के बहुत सारे अणु हैं। तो यदि आप इन गैस के अणुओं को देखते हो तो गैस के अणु क्या करते हैं? गैस के अणु लगातार गति करते हैं, और गति करते हुए क्या होता है? देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि गैस के अणु गति करते हुए आपस में व बर्तन की दीवारों से टकराते हैं।
मतलब ये जो गैस के अणु हैं, यदि मैं किसी एक अणु की बात करूं, मान लो मैं इस अणु की बात कर रहा, तो ये अणु इधर को चलेगा, यहाँ टक्कर लगेगी तो अपना रास्ता बदलेगा, फिर टक्कर लगेगी फिर अपना रास्ता बदलेगा, फिर टक्कर लगेगी फिर अपना रास्ता बदलेगा, फिर टक्कर लगेगी फिर बदलेगा। मतलब कहने की बात, यदि नहीं टकराया किसी से भी तो बर्तन की दीवार से टकराएगा और फिर अपना रास्ता बदलेगा, फिर किसी से टकराएगा या बर्तन की दीवार से टकराएगा फिर अपना रास्ता बदलेगा। मतलब कहने की बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि गैस के अणु लगातार क्या करते रहते हैं, गति। गैस के अणु गति करते हुए आपस में वे बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, आपस में भी टक्करें मारेंगे और बर्तन की दीवारों से भी टकराएंगे। अतः उनकी गति की दिशा बदलती रहती है, इसलिए उनकी गति की दिशा लगातार इस तरीके से क्या होती है, बदलती रहती है। किसी एक अणु की एक निश्चित दिशा नहीं होती। जैसे मान लो एक अणु है, ये इधर को गया तो किसी से टकराया तो फिर इसकी दिशा बदल गई, फिर किसी के साथ टक्कर लगी तो फिर दिशा बदल गई, फिर किसी के साथ टक्कर लगी तो फिर दिशा बदल गई, फिर किसी के साथ टक्कर लगी तो फिर दिशा बदली। यदि वो बर्तन की दीवार पर टकरा गया तो फिर दिशा बदल जाएगी। मतलब कहने की बात यह है कि किसी भी अणु की दिशा लगातार बदलती रहती है। किसी भी अणु की क्या, प्रत्येक अणु की गति की दिशा लगातार इसलिए बदलती है क्योंकि ये क्या करते हैं, अणु आपस में टकराते हैं। ठीक है, आपस में भी टकराएंगे और बर्तन की दीवारों पर भी टकराएंगे, हर जगह होगा ऐसा। चलो अगली बात कर रहे हैं, नंबर 3। बीच बीच में यदि आपको कहीं लगता हो कि लिख लेना चाहिए तो वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। ठीक है, तीसरी बात करते हैं। गैस के अणु गति करते हुए आपस में वे बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, अतः उनकी गति की दिशा बदलती रहती है। पढ़ लिया ना ये। अब आते हैं नंबर 4 पर। ये सभी टक्करें पूर्ण प्रत्यास्थ होती हैं। ये जो यहाँ शब्द लिखा हुआ है ना, पूर्ण प्रत्यास्थ, ये शब्द बहुत काम का है आपके लिए। पूर्ण प्रत्यास्थ का मतलब वो होता है कि ऐसी टक्करें जिनसे ऊर्जा की कोई हानि ना हो। ठीक है, जिनमें ऊर्जा की कोई हानि ना हो। मान लो आपके पास एक अणु ये है और ये इस तरफ गति कर रहा, और एक दूसरा अणु ये है, गैस के अणु हैं दोनों या परमाणु कह दो, और इस तरफ गति कर रहा है ये दूसरा। तो यदि इसके अंदर ऊर्जा E1 है ना, मान लो इसके अंदर ऊर्जा E1 है और इसके अंदर है ऊर्जा E2, तो जब दोनों टकराएंगे तो क्या होगा, दोनों की जब टक्कर होगी तो इस जगह होगी टक्कर इनकी दोनों की, यहाँ टक्कर हुई मान लो। तो टक्कर होने के बाद ये जो अणु है, ये अणु इस दिशा में चलना शुरू कर देगा और ये वाला अणु या परमाणु इस दिशा में चलना शुरू कर देगा। पर क्या होता है कि इस टक्कर में एनर्जी लॉस नहीं होता है बिल्कुल भी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर इस टक्कर में एनर्जी लॉस क्यों नहीं होता है, ऊर्जा की हानि क्यों नहीं होती है। देखो क्यों नहीं होती है मैं अभी बताऊंगा। इससे पहले एक बात समझो कि E1 इसके पास ऊर्जा थी, ये टकराया किसी दूसरे अणु के साथ जिसकी ऊर्जा थी E2। तो टक्कर से क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। इसकी ऊर्जा तो हो जाएगी E2 और इसकी ऊर्जा हो जाएगी E1। मतलब कहने की बात यह है कि टक्कर लगने से, भाई टक्कर लगने से पहले कुल ऊर्जा कितनी थी, E1 प्लस E2 थी। टोटल एनर्जी इतनी थी टक्कर लगने से पहले, और टक्कर लगने के बाद कुल ऊर्जा कितनी है, अब भी तो E1 प्लस E2 ही है। तो मुझे ये बताओ एनर्जी लॉस हुआ है क्या, नहीं तो ऊर्जा की हानि तो नहीं हुई। भले ही एनर्जी एक्सचेंज होगी, ऊर्जा का अदला बदली होगी, पर ऊर्जा की हानि तो नहीं हुई है ना। अब इस ऐसी टक्कर को जिसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती है, ऐसी टक्कर को हम कहते हैं पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर या इफेक्टिव कॉलिजन, जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है भले ही एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। अब सवाल दिमाग में खड़ा वही हो रहा बार बार कि सर एनर्जी लॉस क्यों नहीं होता है। एनर्जी लॉस इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो दोनों पार्टिकल्स हैं, दोनों अणु हैं या दोनों परमाणु हैं, ये जब आपस में टकराते हैं तो ये प्रत्यास्थ होते हैं, पूर्ण प्रत्यास्थ, यानी ये रिजिड होते हैं। जैसे स्टील की दो गोलियां आपस में टकराएंगी तो वे
एक दूसरे के अंदर धसेंगी तो नहीं। जैसे मैं कहूँ कि मैंने मिट्टी को पानी से भिगा लिया और उसका बना लिया गारा। गारे की एक बॉल मेरे पास है और गारे की दूसरी बॉल भी मेरे पास है, और दोनों अभी सूखी नहीं है, गीली ही बॉल है। गारा है तो गीला है, सूख जाएगा तो मिट्टी बन जाएगा वो। अब यदि मैं दोनों बॉल को, एक को इधर से फेंक दूं, एक को इधर से फेंक दूं, यदि दोनों बॉल को आप फेंक दोगे ना, तो दोनों बॉल जब टकराएंगी आपस में तो वो तो चिपक जाएंगी, यानी एनर्जी लॉस हो जाएगा, ऊर्जा की हानि हो जाएगी। तो ऐसी टक्कर को मैं पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर नहीं कह सकता हूँ। जैसे मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक प्लास्टिक की बॉल है और उस प्लास्टिक की बॉल को मैंने दीवार पे मार दिया, दीवार, ठीक है, कोई भी दीवार है घर की, उस पे मैंने प्लास्टिक की बॉल को मारा, तो प्लास्टिक की बॉल दीवार से टकराकर वापस आ जाएगी, यानी उसका एनर्जी लॉस नहीं हुआ है। एनर्जी का क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, यानी रिवर्स डायरेक्शन में एनर्जी बदल गई है। गतिज ऊर्जा पहले उसकी दीवार की तरफ थी, दीवार से टकराने के बाद उसकी गतिज ऊर्जा हमारी तरफ हो गई है, ठीक है। एनर्जी लॉस वहां बहुत कम है तो जरूर, क्योंकि प्लास्टिक पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं होती है, ठीक है। अब यदि मैं कहूं कि मेरे पास वो जो गारा मैंने बनाया था, मिट्टी को पानी में भिगो के जो गारा बनाया था और उसके बाद एक बॉल बनाई थी, उस बॉल को यार मैं दीवार पे मार दूं, तो बताओ दीवार पे मारने के बाद क्या वो बॉल दीवार से टकरा कर वापस आ जाएगी? नहीं आएगी। वो तो बॉल जो है, गारे की बॉल, दीवार पर ही रह जाएगी। आप जैसे ही उसे फेंक के दीवार पे मारोगे तो वो तो दीवार पे ही रह जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपने जितना भी कार्य किया था, जितना भी एनर्जी उसके अंदर डाला था, वो सारा एनर्जी खत्म हो जाएगा, गतिज ऊर्जा तो उसकी जीरो हो जाएगी। तो जब मैं गीले गारे की बॉल को दीवार पर फेंक कर मारता हूं तो वो दीवार पर चिपक जाती है। इसका मतलब वहां पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर नहीं हुई है। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर कौन सी होती है, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, देखो मैं बताता हूँ। हमें पता चला कि ये सभी टक्करें पूर्ण प्रत्यास्थ होती हैं। कौन सी टक्करें? जो ऊपर लिखी हुई हैं कि गैस के अणु गति करते हुए आपस में व बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, अतः उनकी गति की दिशा बदलती रहती है, उनकी गति की दिशा लगातार बदलेगी। और साथ में यो भी लिख दिया कि ये सभी टक्करें पूर्ण प्रत्यास्थ होती हैं। अब आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो, यदि आप थोड़ा सा अपना कॉपी वगैरह लेके बैठे हो, नोटबुक, तो थोड़ा जो मैं एडिशनल बातें बताता हूँ उन्हें आप लिख लिया करो, ठीक है, उन्हें भी लिख लिया करो। यहाँ लिखोगे आप ऊर्जा, यहाँ आप लिख सकते हो ऊर्जा की हानि, ऊर्जा हानि यानी एनर्जी लॉस बराबर जीरो। अच्छा एक बात बताओ, यदि यहाँ एनर्जी लॉस जीरो ना होता, मान लो एक बर्तन में आपने गैस भर रखी है, चलो चित्र सही समझते हैं। मान लो आपके पास एक सिलेंडर है इस तरह का, और इस सिलेंडर में आपने गैस भर रखी है। ये सिलेंडर है, इसमें आपने गैस के बहुत सारे, इसमें क्या हैं, अणु हैं, परमाणु हैं, ठीक है, या पार्टिकल्स कह दो, गैस के सारे अणु या परमाणु हैं, और ये गति करते हुए एक दूसरे से टकराते भी हैं, बर्तन की दीवारों से भी टकराते हैं। यदि इनमें से हर एक टक्कर में एनर्जी लॉस हुआ करता, ऊर्जा की हानि हुआ करती, भले ही थोड़ी थोड़ी होती, तो ऊर्जा की हानि होने से क्या होता? ऊर्जा की हानि होने से ये होता कि ये जो है जितने भी अणु हैं इनकी ऊर्जा धीरे धीरे घटती रहती, और यदि धीरे धीरे इनकी ऊर्जा कम हो जाती तो ये गैस के सारे अणु धीरे धीरे बर्तन की तली में बैठ जाते, यहाँ ना बैठ जाते हैं। मतलब कहने की बात यह है कि कोई अणु है और वो कई बार टकराता जा रहा है, टकराता जा रहा दूसरे अणुओं से या फिर बर्तन की दीवार से, और जब वो बार बार टकराता जाएगा और हर एक टक्कर में उसका एनर्जी लॉस हो रहा है, ऊर्जा की हानि हो रही है, तो ऊर्जा की हानि होने से तो उसका वेग ही कम हो जाएगा, और जब उसका वेग लगातार घटेगा, उसकी ऊर्जा लगातार घटेगी, फिर वो ऊपर की तरफ बर्तन में कैसे गति कर पाएगा जब उसके पास ऊर्जा ही नहीं है? तो फिर तो वो बर्तन की तली में ही बैठ जाएगा, और फिर हम देखेंगे कि गैस ने तो कोई दाब ही नहीं उत्पन्न करा। हम सोचेंगे गैस ही खत्म होगी,
तो यदि गैस के सारे अणु बर्तन की तली में, सिलेंडर की तली में बैठ गए ना, बॉटम में बैठ गए, पेंदे में बैठ गए, तो उससे क्या होगा, गैस का तो दाब ही खत्म हो जाएगा। और जब गैस कोई दाब ही नहीं लगाएगी तो हमें ऐसा लगेगा कि सिलेंडर के अंदर गैस है ही नहीं। तो इसलिए इस चीज से भी आप समझ सकते हो कि यहाँ एनर्जी लॉस कितना होता है, 0 होता है एनर्जी लॉस, ध्यान रखना। चलो अगली बात कर रहे हैं। नंबर 5, अणुओं के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है। भाई जो गैस के अणु हैं, जैसे मैं कहूँ कि एक अणु यहाँ है, एक अणु यहाँ है, एक अणु यहाँ है, मतलब गैस के जो अणु हैं उनके बीच की दूरी बहुत अधिक होती है। आपको सबको पता है कि जो ठोस पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी सबसे कम होती है, और द्रव के अणुओं के बीच की दूरी उससे ज़्यादा होती है, और गैस के अणुओं के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। पर दूरी ज़्यादा होने से क्या हमें सीखने को मिलेगा वो समझना है। यहाँ लिखा हुआ है अणुओं के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, जैसे कि यहाँ मैंने अणुओं के बीच की दूरी बहुत अधिक आपको दिखाई है। अणुओं का द्रव्यमान, आकर्षण व प्रतिकर्षण नगण्य होता है। मतलब अणुओं में कोई भी द्रव्यमान नहीं है। यहाँ हमने समझा कि भाई अणु जो हैं उनका द्रव्यमान कितना है, 0, ना तो कोई द्रव्यमान है। और यदि मैं बल की बात करूं, बल में चाहे आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, वो भी कितना होता है, 0। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या पढ़ा, अणुओं के बीच की दूरी बहुत अधिक होगी, अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा, 0, यानी उनमें कोई वजन नहीं होगा। और यदि द्रव्यमान 0 है तो उनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करेगा, और जब गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करेगा तो वे बर्तन की तली में नहीं बैठेंगे। गैस के अणु कभी भी बर्तन की तली में नहीं बैठते हैं, चाहे सिलेंडर में 20 लीटर गैस हो और चाहे सिलेंडर में आधा लीटर गैस हो। ऐसा नहीं है कि 20 लीटर गैस है तो वो बर्तन की तली में नहीं बैठने की, सिलेंडर की तली में, और यदि आधा लीटर गैस है तो सिलेंडर की तली में बैठ जाएगी, नहीं। वो 20 लीटर गैस है, जब भी पूरे सिलेंडर को ही घेरेगी, और यदि आधा लीटर गैस बची है वो भी पूरे सिलेंडर के स्थान को घेरेगी। हाँ ये बात है कि जब एक ही बर्तन में अर्थात एक ही सिलेंडर में आप 20 लीटर गैस को भरोगे, जब एक ही सिलेंडर में आप 20 लीटर गैस को भरोगे तो उसका दाब ज़्यादा होगा, और जब उसी सिलेंडर में आपकी बचेगी आधा लीटर गैस तो दाब वहाँ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ध्यान रखोगे इस चीज़ को। चलो अगली बात करते हैं। यहाँ हमने पढ़ा अणुओं के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, अणुओं का द्रव्यमान 0 होता है, आकर्षण बल उनके बीच जो लगता है ना वो 0 होता है, गैस के अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, वह प्रतिकर्षण ये सब नगण्य है। यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण का तो सवाल ही पैदा नहीं होता गैस के अणुओं के बीच। ठीक है, अगली बात कर रहे चलो। नंबर 6, गैस के अणु बर्तन की दीवार पर टकराकर दाब उत्पन्न करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा बेटे। मान लो आपके पास ये एक सिलेंडर है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर में हमने भर रखी है गैस, ये गैस के अणु हैं। तो ये सवाल दिमाग में ये आता है कि सर ये दाब कहाँ से उत्पन्न होता है, दाब, गैस का दाब का क्या मतलब है। आपको मैंने अभी सिखाया कि जब किसी सिलेंडर में आप गैस को भरोगे तो गैस के अणु लगातार क्या करेंगे, अनियमित गति करेंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, और नियमित अनियमित गति करते हुए ये बर्तन की दीवारों से भी टकराएंगे, तो सिलेंडर की दीवारों पर टकराएंगे। इसका मतलब यह है कि गैस के अणु लगातार सिलेंडर की दीवारों पर टकराते रहते हैं, और जब गैस के अणु लगातार सिलेंडर की दीवारों पर टकराते रहते हैं तो सिलेंडर की दीवारों पर क्या ये कोई बल नहीं लगाते होंगे, हाँ बिल्कुल लगाते होंगे बल, टक्कर मारेंगे तो बल तो लगाएंगे ही। और जो लंबवत लगने वाला बल होता है ना उसे ही तो दाब कहते हैं। आपको पता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। देखो ये फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा, आपने इस फार्मूले को पढ़ा होगा, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, पढ़ा होगा ना। तो एकांक क्षेत्रफल के लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो ये जब गैस के अणु, जो हमारे ये गैस के अणु हैं, लगातार यहाँ अनियमित गति कर रहे हैं, अनियमित गति करते हुए एक दूसरे से टकरा रहे हैं,
एक दूसरे से टकराने के साथ साथ बर्तन की दीवारों से भी टकरा रहे हैं, और बर्तन की दीवारों से जब ये टकराएंगे तो बर्तन पर कोई ना कोई बल तो लगाएंगे ही, और वो जो एकांक क्षेत्रफल के लंबवत जो बल लगेगा, चाहे वो यहाँ लगे चाहे यहाँ लगे, हर एक दिशा में लगेगा बर्तन पे, उस एकांक क्षेत्रफल के लंबवत लगने वाले बल को ही हम कहते हैं दाब। इसका मतलब गैस का दाब क्या है? गैस के अणुओं की गति के कारण बर्तन की दीवारों पर बार बार होने वाली टक्करों द्वारा लगाया गया लंबवत बल। ठीक है, तो गैस के अणु बर्तन की दीवार पर टकराकर दाब उत्पन्न करते हैं। बताओ ये बात समझ में आई क्या? उसके बाद अगली बात कर रहे नंबर 7, गैस के अणुओं की ऊर्जा अलग अलग होती है। भाई ऐसा नहीं है कि जैसे मैं कहूँ कि ऐसा मान लो मेरे पास एक सिलेंडर में गैस है, और उस गैस में, उस सिलेंडर में जितनी भी गैस हमने भरी है उसमें लगभग 1 लाख अणु हैं उस गैस के, और 1 लाख अणुओं में से हर एक अणु की ऊर्जा 1 जूल है। ऐसा हम कभी नहीं कह सकते हैं। मतलब जिस बर्तन में, जिस सिलेंडर में आपने कोई भी गैस भरी है, और उस गैस में कितने ही अणु हैं, हजार हैं, लाख हैं, करोड़ हैं, अरब, उन सारे अणुओं की ऊर्जा अलग अलग होती है। क्यों होती है अलग अलग? मान लो आपने गैस को बनाया और सारे अणुओं को बराबर ऊर्जा दी, तो मुझे यूं बताओ कि जब वे लगातार गति करेंगे तो गति करते हुए उनका एनर्जी एक्सचेंज होगा। और आप केवल ऐसा सोचकर बैठे हो कि जब एक अणु, मान लो 1 जूल एनर्जी इसके पास है और 1 जूल एनर्जी इसके पास है, जब दोनों टकराएंगे तो टक्कर से एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। भाई दोनों के पास 1 1 जूल थी, और टकराने के बाद भी दोनों के पास 1 1 जूल ही होगी। तो बेटे आप तो सिर्फ इस बारे में सोच रहे कि भाई समान ऊर्जा वाले दो गैस के अणु ही टकराएंगे आपस में। क्या आप इस बारे में नहीं सोच सकते कि जब गैस का अणु बर्तन की दीवार से टकराएगा तो बर्तन की दीवार में तो कोई ऊर्जा ही नहीं है, तो वहां एनर्जी एक्सचेंज किस तरह होगा? तो विभिन्न प्रकार की टक्करों से, और ये भी जरूरी नहीं कि दो ही अणु टकराएंगे आपस में, कहीं कहीं ऐसा होता है कि 3 अणु टकरा जाते हैं, और एनर्जी एग्जैक्टली एक्सचेंज तब होता है जब बिल्कुल 90 डिग्री पे टक्कर मारे हुए, एकदम 90 कह दो या 180 कह सकते हो आप, बिल्कुल सीधी टक्कर लगेगी तो एनर्जी पूरा एक्सचेंज हो जाएगा। और यदि टक्कर, एक अणु इधर को आ रहा है एक इधर को आ रहा है, फिर उसमें टक्कर लग गई, तो वहां एनर्जी का जो अदला बदली होगी उसका नियम कुछ और ही होगा, वहां एग्जैक्टली एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी। तो टक्करें जरूरी थोड़ा ही है कि सब सीधी टक्कर मारेंगे। रोड पर, सड़क पर जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, क्या सारे एक्सीडेंट सामने से ही टक्कर मार के होते हैं? नहीं, वहां बहुत तरह के एक्सीडेंट आपको मिलेंगे। कोई किसी का साइड मार गया, कोई जो है बराबर बराबर चल रहे थे वहीं टकरा गए, तो बहुत तरह के एक्सीडेंट होते हैं। इसी तरीके से बर्तन में, सिलेंडर में जब आपने गैस को भर रखा है, तो गैस के पार्टिकल्स जब गति करेंगे तो वे अलग अलग प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से आपस में टकराएंगे, तो उनका एनर्जी की जो अदला बदली होगी वो भी भिन्न भिन्न प्रकार से होगी। इसलिए गैस के जितने भी अणु होंगे उनकी सबकी ऊर्जा बेटे एक जैसी नहीं होती है, उनकी सबकी ऊर्जा अलग अलग है। पर हाँ एक बात है, पूरी गैस की जो टोटल एनर्जी है ना, जिसे आप कह सकते हो सारे अणुओं की औसत ऊर्जा, वो तो रिमेन्स रहेगी सेम, वो तो कभी नहीं बदलेगी। टोटल एनर्जी तो उतनी रहेगी। देखो यहाँ लिखा हुआ है नंबर 7 में, गैस के अणुओं की ऊर्जा अलग अलग होती है। ध्यान रखना इस चीज को कि हर एक अणु की ऊर्जा अलग अलग होगी। हाँ ऐसा हो सकता है कि उसमें से 100 200 300 अणुओं की ऊर्जा बिल्कुल एक जैसी हो, पर सबकी एक जैसी नहीं होती ऊर्जा। तो गैस के अणुओं की ऊर्जा अलग अलग होती है, परंतु औसत गतिज ऊर्जा समान रहती है। औसत गतिज ऊर्जा हमेशा क्या रहती है? समान। औसत का मतलब तो समझते हो आप? औसत का मतलब होता है कि जब आप हर एक अणु की गतिज ऊर्जा निकालते हो, मान लो आपके पास 1 लाख अणु हैं सिलेंडर के अंदर, तो आपने 1 लाख अणुओं की गतिज ऊर्जा लिखी और उन्हें सबको जोड़ दिया, और जितना भी जोड़ आया उसे भाग कर दिया 1 लाख से। ठीक है, औसत तो पता ही है आपको, औसत या एवरेज, जिसे आप समांतर माध्य भी कहते हो गणित में। ठीक है, तो औसत ऊर्जा समान रहेगी, हर एक अणु की ऊर्जा अलग अलग है पर औसत ऊर्जा रहेगी समान। अब आते हैं 8वें पॉइंट पर।
औसत गतिज ऊर्जा, यदि आप औसत गतिज ऊर्जा के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो आपको पता चलना चाहिए कि औसत गतिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है ताप के। ये केल्विन में टेम्परेचर है जिसे हम कहते हैं परम ताप। भाई ताप जितना ज्यादा होगा औसत गतिज ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई। ये बात तो मैंने आपको वहां चार्ल्स के नियम में भी समझाई थी कि जितना आप गैस को गर्म करोगे, ताप बढ़ाने का मतलब गैस को गर्म करना, गैस को ऊष्मा देना, और गैस को जितनी ज्यादा ऊष्मा दोगे गैस के अणुओं की उतनी ज्यादा ऊर्जा बढ़ेगी, और ऊर्जा बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ रही, यदि हर एक अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तो औसत गतिज ऊर्जा का मान भी तो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं? औसत का मतलब सारे अणुओं की गतिज ऊर्जा को जोड़ो और भाग कर दो उस संख्या से जितने अणुओं की गतिज ऊर्जा आपने जोड़ी है, ऐसे ही तो निकलता है ना औसत। तो औसत गतिज ऊर्जा ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। ताप जितना बढ़ाओगे गैस की औसत गतिज ऊर्जा उतनी बढ़ेगी, गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा उतनी बढ़ेगी। सीधी बात है भाई। जब गैस के पार्टिकल्स ठंडे थे, गैस के अणु ठंडे थे, तो वे धीरे धीरे गति कर रहे थे क्योंकि उनकी ऊर्जा कम थी, और धीरे से बर्तन की दीवार पर टकरा रहे थे। अब आपने गैस को दे दी ऊष्मा, उसे ऊर्जा दे दी, उसे गर्म कर दिया, तो गैस का हर एक पार्टिकल गर्म हो जाएगा। और जब गैस का हर एक पार्टिकल गर्म हो जाएगा तो उससे क्या होगा, पार्टिकल के गर्म होने से उसका वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तो इसका मतलब उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। और जब हर एक पार्टिकल की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी ना, तो पूरे गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा तो बढ़ ही जाएगी। फिर औसत गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आते हैं 90 पॉइंट पर। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है भाई। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये इस बात पर निर्भर करती है कि गैस कैसी है। भाई कोई गैस तो ऐसी होती है जिसके पार्टिकल्स में कम गतिज ऊर्जा होती है, और कोई गैस ऐसी होती है जिसके पार्टिकल्स में ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है। यहाँ पार्टिकल्स या कण का मतलब है अणु या परमाणु। और सवाल तो आपके दिमाग में तुरंत खड़ा हो गया होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस गैस के कणों में ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी और किस गैस के पार्टिकल्स में कम गतिज ऊर्जा होगी? तो जवाब सुनो ध्यान से। आपको इस बात का स्पष्ट रूप से पता होगा कि जो भारी गैस होगी ना, भारी, जिसके अणु भारी भारी होंगे, वजन में ज्यादा होंगे, तो उनके अंदर गतिज ऊर्जा कम होगी क्योंकि उनका वेग बहुत कम होगा। आपने ग्राहम का विसरण नियम पढ़ा था। ग्राहम के विसरण नियम में साफ साफ इस बात को बताया गया था कि हल्की गैस तेजी से फैलती है और जो भारी गैस है वो धीरे धीरे फैलती है। तो इस तरह हम प्रकृति देख सकते हैं गैस की कि कौन सी गैस के कण हल्के हैं, और जिस गैस के कण हल्के हैं उनका वेग रेस्पेक्टिवली ज्यादा होगा। अब कभी कभी आप दिमाग में इस क्वेश्चन को भी घुसा सकते हो अपने कि सर जो भारी है उसकी गति ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए। गतिज ऊर्जा k बराबर 1/2 mv² या हाफ mv², तो उसका मास ज्यादा है तो उसका जो है गतिज ऊर्जा ज्यादा होना चाहिए जो भारी गैस है। तो बेटे मास, आप यदि गतिज ऊर्जा का सूत्र देखते हो ना, चलो एक कंफ्यूजन को दूर करता हूं। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है k इज इक्वल टू हाफ mv² कह दो या u² कह दो, एक ही बात है। u माने भी वेग होता है, v माने भी, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स वाले सर आपको पढ़ाते होंगे कि u तो होती है प्रारंभिक वेग और v होता है अंतिम वेग। हमारे लिए u और v दोनों ही वेग हैं। तो हाफ mv² या हाफ mvu² आप कह सकते हो, v² कह दो या u²। यहाँ आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जो काइनेटिक एनर्जी है यानी गतिज ऊर्जा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के। और एक बात और समझ में आ रही होगी कि काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u² के, यानी वेग के वर्ग के। तो आप मुझे एक बात बताओ कि ज्यादा इफेक्टिव m होगा या u² होगा? ज्यादा इफेक्टिव वो होगा जिसकी घात 2 है, ये ज्यादा प्रभावी है। इसका मतलब यह है द्रव्यमान प्रभावित करता है, बहुत अच्छी बात है, गतिज ऊर्जा को, पर वेग ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, अब देखो यहां हमें एक बात समझनी है कि औसत गतिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती किसके है, ताप के, ये तो हमने पढ़ लिया। 9वां पॉइंट था गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है कि गैस कैसी है, हल्की है, भारी है, उसके कणों में कितना वेग है। इस तरीके से हमें प्रकृति पता चलेगी और प्रकृति से हमें पता चलेगा
कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होगी या अधिक होगी। ठीक है, अब यहाँ एक पॉइंट आया हमारे सामने, नोट, इस पॉइंट को देख लो आप जरा। ये नोट में क्या बताया गया, इसमें बताया गया गैसों का अणुगति सिद्धांत वास्तविक गैसों पर लागू नहीं होता है। ये बहुत काम की बात है। गैसों का जो अणुगति सिद्धांत है वो वास्तविक गैसों पर लागू नहीं होता है, ध्यान रखना। और देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है, ध्यान से देख लो जरा एक बार। भाई गैसों का अणुगति सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हमने सबसे पहले पढ़ा कि इसे किस आधार पर बनाया गया था, गैसीय नियमों के आधार पर। कौन से वैज्ञानिकों ने बनाया था, क्लॉसियस और मैक्सवेल ने। पहला पॉइंट बताया गैसें सूक्ष्म कणों जैसे अणु या परमाणु से बनी होती हैं। दूसरी बात बताई गैस के कुल आयतन की तुलना में गैस के अणुओं का आयतन नगण्य होता है। ठीक है, फिर क्या बताया, चलो ऊपर करता हूं पेज को। तीसरी बात, गैस के अणु गति करते हुए आपस में व बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, अतः उनकी गति की दिशा बदलती रहती है टक्करों के कारण। चौथी बात बताई ये सभी टक्करें पूर्ण प्रत्यास्थ होती हैं, यानी इनमें ऊर्जा की हानि नहीं होती है। पांचवी बात बताई अणुओं के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, गैस के अणुओं के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, और अणुओं का द्रव्यमान, अणुओं के बीच आकर्षण व प्रतिकर्षण, ये सब क्या होते हैं, नगण्य, यानी ना के बराबर। छठी बात बताई गैस के अणु बर्तन की दीवार पर टकराकर दाब उत्पन्न करते हैं। कैसे उत्पन्न करते हैं आपको पता है, अणु बार बार बर्तन की दीवार पर टकराएंगे तो दाब तो उत्पन्न करेंगे ही। सातवीं बात, गैस के अणुओं की ऊर्जा अलग अलग होती है परंतु औसत गतिज ऊर्जा समान रहती है। औसत गतिज ऊर्जा हमेशा क्या रहती है, समान। उसके बाद आठवीं बात, औसत गतिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है ताप के। गैस का ताप जितना ज्यादा होगा या गैस को जितना गर्म करोगे, गैस की औसत गतिज ऊर्जा उतनी बढ़ेगी। और नौवां पॉइंट बताया गया कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है कि गैस कैसी है। तो ये 9 पॉइंट हमने यहाँ पढ़े हैं। वास्तविकता में जो गैसों का अणुगति सिद्धांत है उसमें तो बहुत सारी बातें बताई गई हैं, पर ये मुख्य मुख्य 9 पॉइंट हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। ये 9 पॉइंट हमें पता होने चाहिए। उसके बाद एक हेडिंग हमने नोट लिखी, इसमें बताया कि गैसों का जो अणुगति सिद्धांत है ना, वो वास्तविक गैसों पर लागू नहीं होता है। वास्तविक गैसों से कोई लेना देना नहीं इसका है। तो यार फिर हम इसे पढ़ क्यों रहे। जो हमने गैस के नियम पढ़े हैं ना, वे सभी आदर्श गैस के नियम थे, आदर्श गैस के। और आदर्श गैस पता किसे कहते हैं, आदर्श गैस उस गैस को कहते हैं जो गैस के नियमों का पालन करती हो। चलो अगली बात कर रहे, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देख रहे गैसों के अणुगति सिद्धांत से रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करेंगे गैसों की गतिज समीकरण। भाई अणुगति सिद्धांत पर आधारित समीकरण है ये। कैसी समीकरण है, अणुगति सिद्धांत पर आधारित समीकरण है। पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnu²। इस समीकरण को, इस फार्मूले को आपको याद रखना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है। इसमें m क्या है, यहाँ ये m है ना, m क्या है, एक अणु का द्रव्यमान है। n क्या है, ये n लिखा हुआ है देखो यहाँ, n क्या है, गैस के अणुओं की संख्या है। और u क्या है, u², u² है अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग, जिसे हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग है। P क्या है, P तो आपने पहले भी पढ़ा है, P होता है प्रेशर यानी गैस का दाब। और V, ये V क्या है, गैस का आयतन। ठीक है, अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको, यहाँ बच्चे थोड़ा सा उलझ जाते हैं। देखो मैं बताता हूँ कहाँ, थोड़ा सा ऊपर कर लूँ पेज को। यहाँ लिखा हुआ है, एक मिनट इसे स्टार को मिटा दूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। यदि गैस का 1 मोल हो, मान लो आपके पास गैस का कितना मोल है, 1 मोल गैस है आपके पास। यदि गैस का 1 मोल हो तो m गुणा n को आप कैपिटल M लिख सकते हो। ये बात बच्चों को समझ में नहीं आती कि सर कैसे। देखो ये जो लिखा हुआ है ना m, ये क्या है, ये है एक अणु का द्रव्यमान। और n क्या मतलब क्या है, अणुओं की संख्या। तो यदि मैं एक अणु के द्रव्यमान को, यहां लिखता हूं इधर, यदि मैं एक अणु के द्रव्यमान को अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दूं, ठीक है, यानी मैं निकाल दूं एक अणु का द्रव्यमान गुणा
023 इंटू 10⁻23। यानी आपको पता है जब एक मोल, इसे एक मोल ही तो कहते हैं, एक मोल में इतने ही तो अणु होंगे। एक मोल अणुओं का जब द्रव्यमान निकलेगा तो वो ऐसे ही तो निकलेगा। एक मोल को आप एक अणु के द्रव्यमान से गुणा कर दो, और एक मोल अणुओं के द्रव्यमान को ही तो हम कहते हैं मोलर द्रव्यमान, जो यहाँ लिख रखा है। और मोलर द्रव्यमान को हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एम से। मोलर द्रव्यमान को आप अणुभार भी कह सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अणुभार कहते हैं ज्यादातर लोग इसे। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि ये कैसे लिखा है, यहाँ कैसे लिखा है, देखो दोबारा समझा रहा हूं। यदि गैस का एक मोल हो, मान लो आपके पास गैस का एक मोल है, तो आप m गुणा n की जगह कैपिटल M लिख सकते हो, क्योंकि m है एक अणु का द्रव्यमान और n है अणुओं की संख्या। और यदि मैं कहूं कि हमारे पास एक मोल है अणु, तो n की जगह तो अवोगाद्रो संख्या आ जाएगी, यानी कैपिटल N, यानी 6.023 इंटू 10⁻23। और जब अवोगाद्रो संख्या को आप एक अणु के द्रव्यमान से गुणा करोगे, तो ये जो कुल द्रव्यमान निकलेगा वो निकलेगा एक मोल अणुओं का द्रव्यमान। और एक मोल अणुओं के द्रव्यमान को ही हम मोलर द्रव्यमान या अणुभार कहते हैं। तो आप m गुणा n की जगह कैपिटल M लिख सकते हो। और जब आप कैपिटल M लिखोगे ना, तो इस फार्मूले को देखो ऊपर, यदि आप m गुणा n, ये है देखो यहाँ ये, और यदि इसकी जगह कैपिटल M आप लिख दोगे तो ये फार्मूला आपको प्राप्त होगा। इस फार्मूले को देखो, इसलिए एक मोल के लिए क्या बन जाएगा, PV इज इक्वल टू 1/3, वहां भी था और यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। एम एन की जगह हमने कैपिटल M लिखा है और यू स्क्वायर ज्यों का त्यों है। समझ में आई बात? तो ये फार्मूला हमें मिल जाता है। अब अगली बात करते हैं, चलो। यानी आपको गैसों की गतिज समीकरण दो तरीके से याद रखनी है। एक तो इस फार्मूले को याद रखना है, PV इज इक्वल टू 1/3 mn यू स्क्वायर, ठीक है। एक ये याद रखनी है, एक मोल के लिए समीकरण होगी PV इज इक्वल टू 1/3 m यू स्क्वायर, ठीक है। चलो अगली बात कर रहे हैं। अब हमें देखना है, अब हमें देखना है गतिज समीकरण एवं गतिज ऊर्जा में संबंध। गतिज समीकरण एवं गतिज ऊर्जा में संबंध। एक मोल गैस के लिए औसत गतिज ऊर्जा E के कितनी होती है, हाफ mu स्क्वायर। ये वही है गतिज ऊर्जा का फार्मूला, 1/2 mv स्क्वायर। पर हमने एक मोल के लिए निकाला है, तो एक मोल के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ m का प्रयोग करेंगे। m पता है ना, एक मोल का द्रव्यमान। भाई गैस के एक अणु का द्रव्यमान तो स्मॉल m है, पर एक मोल अणुओं का जो द्रव्यमान होता है उसे कहते हैं हम मोलर द्रव्यमान या अणुभार, और उसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल M से। तो आपको ध्यान रखना है, एक मोल गैस के लिए औसत गतिज ऊर्जा E से प्रदर्शित की जाती है, और इसका फार्मूला होता है हाफ mu स्क्वायर। यहाँ m बड़ा है, m का मतलब मोलर द्रव्यमान है, जिसे आप अणुभार भी कहते हो। और एक मोल के लिए गतिज समीकरण अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, 1/3 mu स्क्वायर, ऊपर पढ़ा था ना, देखो ये देखो, PV इज इक्वल टू 1/3 mu स्क्वायर। अब अगली बात करते हैं, चलो। ये दोनों समीकरणें आ गई। मुझे यूं बताओ, इस वाली समीकरण को ध्यान से देखो, समीकरण नंबर 2 को देखो ध्यान से, PV इज इक्वल टू 1/3 mu स्क्वायर। यदि यहां से मैं कहूं कि आप mu स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू, तो यदि इसकी वैल्यू निकालनी है तो 3 इधर भाग में है, तो उधर कहाँ चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो mu स्क्वायर आ जाएगा 3 गुणा PV, और वैसा ही आया है। देखो यहाँ क्या वैल्यू आई है, देखना जरा, mu स्क्वायर बराबर 3PV। आप इस वैल्यू को उठाओ और यहाँ रख दो। भाई ये जो वैल्यू है ना, ये mu स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, 3PV आई है। क्या आई है, 3PV। और इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, भाई ये भी तो mu स्क्वायर है। तो आप mu स्क्वायर की जगह 3PV रख सकते हो। यहाँ mu स्क्वायर की जगह क्या रखना है, 3PV। कहाँ रखना है, यहाँ रखना है, इस mu स्क्वायर की जगह। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, यहाँ लिखा है mu स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप समीकरण 1 में रख दो इसका मान, यानी यहाँ रख दो। mu स्क्वायर की जगह क्या रखना है, 3PV। जब रखोगे तो E के ज्यों का त्यों है, 1/2 ज्यों का त्यों है, mu स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया, 3PV रख दिया, ठीक है।
आगे समझो जरा ध्यान से क्या हुआ। अब ये हुआ कि ये 3 × 3 3/2 PV हो जाएगा, और सारी दुनिया को पता है चूंकि PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो E के बराबर हो जाएगा, ये E के बराबर किसके हो जाएगा, 3/2 ज्यों का त्यों। PV की जगह PV लिख रखा है, पर PV की जगह आप NRT लिख सकते हो। तो हमें कुल मिला के ये वाला फार्मूला मिलेगा, E के इज इक्वल टू 3/2 NRT। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इस फार्मूले का भी सबको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अगली बात कर रहे हैं। मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो इस बार हमने गतिज समीकरण एवं गतिज ऊर्जा में संबंध निकाला है, ये तो थी गतिज ऊर्जा जो ऊपर वाला समीकरण एक था, और ये गतिज समीकरण था जो नीचे वाला था। इन दोनों में संबंध क्या निकला है, इन दोनों में संबंध ये निकला है, ये निकला है E के इज इक्वल टू 3/2 NRT। अब अगली बात कर रही, चलो थोड़ा सा काम और कर लो। देखो गैस के एक अणु के लिए औसत गतिज ऊर्जा, भाई औसत गतिज ऊर्जा यदि प्रति अणु आपको निकालनी है तो 1 मोल अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा लिखो और अवोगाद्रो संख्या से भाग कर दो। और 1 मोल अणुओं की गतिज ऊर्जा कितनी होती है, E के इज इक्वल टू 3/2 RT, हमने भाग कर दिया N से। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो इतना हिस्सा है ना, ये R/N, ये एक कांस्टेंट होता है और इसे हम लिखते हैं K से। किससे लिखते हैं, K से। यहाँ लिख दिया देखो नीचे, जहाँ K का मतलब ये जो K है ना, इसका मतलब है R/N, और ये एक नया कांस्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना है। इस कांस्टेंट का नाम क्या होता है, बोल्ट्जमैन स्थिरांक, और इसका मान होता है 1.3807 गुणा 10⁻⁻23 जूल केल्विन इनवर्स। ध्यान रखोगे। उसके बाद गैसों के आणविक वेग के बारे में बात करेंगे, जरा एक मिनट इसे मिटा दूं मैं पहले। अब हम बात करेंगे गैसों के आणविक वेग के बारे में, ऊपर कर दूं पेज। गैसों के आणविक वेग, आपको ध्यान रखना है कि अणुगति सिद्धांत के आधार पर अणुओं की गति को 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं हम। एक तो होता है औसत वेग, U एवरेज, इसका फार्मूला ध्यान रखना है, इनके डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, पर इन फार्मूलों के ऊपर कभी भी कोई भी पेपर सेटर क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए ये सारे वेग आपको पता होने चाहिए। औसत वेग निकलता है √8RT/πm से। आपको सबको पता है 8 तो संख्या है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, सबको पता है। T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन है। पाई का मान यहाँ 22/7 है, ये पाई क्या है 22/7, और M क्या है, मोलर द्रव्यमान, जिसे आप अणुभार भी कहते हो। तो औसत वेग का तो ये फार्मूला याद रखना है। एक होता है वर्ग माध्य मूल वेग URMS, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसकी वेग की या वेलोसिटी की। तो वर्ग माध्य मूल वेग या URMS का फार्मूला होता है √3RT/m या √3RT/nm। कर सकते हो ना आप भाई। m का मतलब क्या होता है, m का मतलब अणुभार या मोलर द्रव्यमान, यानी 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान। ये तो 1 मोल अणु है और ये 1 अणु का द्रव्यमान है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो निकलता है अणुभार या मोलर द्रव्यमान। या फिर आप इसे इस फार्मूले को ऐसे भी तो लिख सकते हो भाई, RT की जगह PV भी तो लिख सकते हो, 3PV/m, या फिर 3P/d भी लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिख सकते हो, आपको पता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये द्रव्यमान के नीचे चला जाएगा V। देखो यहाँ से देखो, क्या मैं इस फार्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ 3P/m/v। अब इस चीज को देख लो आप, द्रव्यमान बटे आयतन को आप क्या कहते हो, घनत्व, तो हमने वही तो लिख रखा है यहाँ देखो। ठीक है, इसलिए ये फार्मूला बना है। इस तरीके से आपको बस देखो कैसे फार्मूला बना, इसकी तो वैसे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनके डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है। एक आपको देखना है प्रायिकतम वेग UMP, प्रायिकतम का मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो प्रायिकतम वेग निकालने का ये फार्मूला है √2RT/m। इसके अलावा यदि आप इन तीनों में अनुपात निकालते हो ना, UMP अनुपात U एवरेज अनुपात URMS, तो UMP का फार्मूला ये लिख दिया हमने, U एवरेज का फार्मूला ये लिख दिया हमने, और URMS का ये लिख दिया। ठीक है, M से तो M कट जाएंगे, RT से RT कट जाएंगे।
यहाँ बचेगा आपके पास 2, यहाँ बचेगा 8/पाई, पाई का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 22/7 होता है, और यहाँ बचेगा 3। जब इनका अनुपात निकाल लोगे तो ये अनुपात आएगा, इसे याद रखना चाहो तो रख लेना। बोर्ड एग्जाम में तो इसके आने के चांस कम होते हैं, पर कंपटीशन में पूछा जाता है ये, ठीक है। तो बेटे आज तो बस हम इतनी ही पढ़ाई करेंगे। और हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है आज गैसों का अणुगति सिद्धांत। गैसों का अणुगति सिद्धांत हमने पढ़ लिया पूरा। इसमें हमने पढ़े 9 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। उसके बाद हमने पढ़ा गैसों का गतिज समीकरण। इसमें पीवी इक्वल टू 1/3 mn/u² और पीवी इक्वल टू 1/3 mu², गैस के 1 मोल के लिए। और गतिज समीकरण एवं गतिज ऊर्जा में संबंध पढ़ा। क्या संबंध पढ़ा, E k इक्वल टू 3/2 nRT। उसके बाद हमने पढ़ा है गैसों के एक अणु के लिए औसत गतिज ऊर्जा, और औसत गतिज ऊर्जा E k इक्वल टू 3/2 RT/n या 3/2 kT। और गैसों के आणविक वेग पढ़े हमने कितने प्रकार के, हमने ये पढ़े 3 प्रकार के, औसत वेग, वर्ग माध्य मूल वेग और प्रायिकतम वेग, और फिर इन तीनों में अनुपात देखा, ठीक है। बस मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। देखो जब इस तरह का वीडियो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ तो जहाँ जहाँ आपको मौका मिलता है वहाँ वहाँ पोज करके आप लिख लिया करो जरूर, ठीक है। साथ साथ लिखते रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और यदि आप साथ साथ नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम होगी, पक्की बात है बिल्कुल। आपको साथ साथ लिखना चाहिए जरूर, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए, मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो। 12th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं, तो इसलिए मैं अब 12th क्लास का कोई भी वीडियो पब्लिक नहीं करूँगा। जितने वीडियो पहले से लाइन में लगे हुए हैं वो पब्लिक हो जाएंगे। हम पूरा फोकस करेंगे 11th क्लास पर, और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे आपका सिलेबस कंप्लीट करने का, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।